इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि दिन भर चले संघर्ष के बाद आंदोलनकारी किसानों ने अपने दिल्ली कूच के ऐलान को अब 2 दिनों के लिए टाल दिया है और इसके बाद पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की तरफ से कुछ इस तरह के सफेद झंडे लगाए गए हैं, जिनका मतलब यह है कि आंदोलनकारी किसान और हरियाणा पुलिस आज रात के लिए इस संघर्ष को विराम देने के लिए तैयार हो गए हैं। सफेद झंडे का मतलब है शांति का प्रतीक और ये एक बिल्कुल नई तरह की घटना है जो पहली बार किसी किसान आंदोलन में दिख रही है, क्योंकि अब तक 2 देशों के बीच जब युद्ध हुआ करता था, 2 सेनाओं के बीच जब युद्ध लड़ा जाता था, तब संघर्ष विराम के लिए इस तरह के सफेद झंडे सांकेतिक रूप से लगाए जाते थे। लेकिन अब किसान आंदोलन में किसान और पुलिस सफेद झंडे लगाकर संघर्ष विराम की घोषणा कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है वो आप पहले इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने आज आंदोलनकारी किसानों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि पंजाब के संगरूर और हरियाणा के जींद जिले पर जो खनौरी बॉर्डर है, वहां आज आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस पर हमला करने के लिए खेतों में धान की पराली में आग लगाकर उसमें मिर्ची डाल दी, ताकि वहां पराली के मिर्ची वाले धुएं से पुलिस फोर्स बॉर्डर छोड़कर भाग जाए। और हरियाणा पुलिस का यह भी आरोप है कि पराली के धुएं में कुछ किसानों ने तलवार और भालों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से यह अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। किसान नेताओं ने हरियाणा पुलिस के इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि अगर मोदी सरकार आज उन्हें एमएसपी की गारंटी दे दे तो किसान अपना आंदोलन अभी के अभी समाप्त कर देंगे। हमने सुबह निर्णय कर लिया था कि जो बड़े लीडर हैं वो आगे जाएंगे और किसी युवा को हम आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि किसी युवा की हम मौत नहीं चाहते आगुओं को। और उसके बाद जब हमसे सरकार ने वार्ता की और वार्ता में मसला क्या था, हम बोल रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ट्वीट करे कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून का मसला हल करने के लिए हमने कहा ना भी केंद्र सरकार बयान दे कि एमएसपी खरीद की गारंटी के हल के लिए मीटिंग होगी, उससे केंद्र सरकार भाग निकली। फिलहाल आंदोलनकारी किसान पंजाब और हरियाणा के 2 बॉर्डर से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें एक बॉर्डर है खनौरी का बॉर्डर जो पंजाब के संगरूर और हरियाणा के जींद जिले को जोड़ता है, और दूसरा है शंभू बॉर्डर जो पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला जिले को जोड़ता है। और ये 2 ऐसी सीमाएं हैं जिनके जरिए आंदोलनकारी किसान वहां से आगे बढ़कर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों ही बॉर्डर पर आज पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टकराव को लेकर अभी कई तरह की फेक न्यूज भी फैलाई जा रही हैं, जिनसे तनाव और बढ़ रहा है। और अब से कुछ देर पहले हरियाणा पुलिस ने यह बताया है कि जो लोग प्रदर्शन स्थल से आंदोलनकारी किसानों को किडनैप करने का आरोप लगा रहे हैं, वो तमाम खबरें गलत हैं और इन किसानों को किडनैप नहीं किया गया है, बल्कि पुलिस ने इन आंदोलनकारी किसानों को घायल होने पर उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इसलिए
आपके पास भी किसानों की किडनैपिंग को लेकर अगर कोई खबर आई है तो वो खबर फर्जी है और ये फेक न्यूज है। अपने दर्शकों को भी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आपके पास भी आपके व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इस तरह की खबरें आए, तो इन खबरों का खंडन हरियाणा पुलिस कर चुकी है और इस तरह की जो खबरें हैं कि किसानों को किडनैप कर लिया गया है, ये खबरें गलत हैं। अब आप ये देखिए कि जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की बातें कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली आने के लिए क्या क्या तैयारियां की हुई हैं। और ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे जो दिल्ली के दर्शक हैं, एनसीआर के दर्शक हैं, वो ये जरूर ये जानना चाहेंगे कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। क्या उन्हें दिल्ली से जो लोग हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, उन्हें घरों से निकलना चाहिए? जिन्हें पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आना है, क्या उन्हें बाहर निकलना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए? और अगले कुछ दिनों तक जो दिल्ली के भी लोग हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि न जाने आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। हो सकता है ये प्रदर्शनकारी किसान कहीं दिल्ली की सीमा में प्रवेश तो नहीं कर जाएंगे और इसकी वजह से आज भी दिल्ली के जो बॉर्डर हैं अलग अलग, उन पर भयंकर ट्रैफिक जैम देखने को मिला है, लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। तो अब देखिए कि किसान कितनी जबरदस्त तैयारी के साथ इस बार आए हैं और ये जो तैयारी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई है। इस बार इन किसानों ने बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए पॉकलिन मशीनें वहां लाकर खड़ी कर दी हैं और ये वो मशीनें होती हैं जिनका उपयोग पहाड़ों को और सड़कों को खोदकर सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये मशीनें वहां पर इसलिए लाई गई हैं ताकि पुलिस ने जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग की है उसे ये मशीन खोद डालेंगी, उसे नष्ट कर देंगी। और जो किसान इन पॉकलिन मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने फुल बॉडी सेफ्टी जैकेट्स पहनी हुई हैं जिनमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी शामिल है। और हरियाणा पुलिस का यह कहना है कि ये किसान सेफ्टी जैकेट्स पहनकर पोकलिन मशीनों से बॉर्डर पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और फिर भी इस आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। पोकलिन मशीनों के अलावा शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने जेसीबी मशीनें भी खड़ी की हुई हैं और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों ने अपने ट्रैक्टर्स को बंकर में तब्दील कर दिया है और इन ट्रैक्टर्स को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है जिससे ये पुलिस की बड़ी से बड़ी बैरिकेडिंग को आसानी से तोड़कर दिल्ली में पहुंच सकते हैं। और ये सूची बहुत लंबी है, सूची यहीं खत्म नहीं होती। आप देखिए किसान इस बार कैसी तैयारियों के साथ आए हैं। जेसीबी मशीन हमने आपको दिखाई हैं, पॉकलिन मशीनें दिखाई हैं जो कि सड़क को तोड़ सकती हैं, दीवारों को तोड़ सकती हैं और जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग पुलिस ने की है उसे भी ये तोड़ सकते हैं। आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए ये किसान इस तरह के गैस मास्क लेकर आए हैं और इस गैस मास्क की कीमत 1000 रुपए तक होती है। ये जो अभी आप देख रहे हैं किसान नेताओं ने ये जो गैस मास्क पहने हुए हैं, इस तरह के गैस मास्क भी अब ये इंडस्ट्रियल गैस मास्क हैं जो किसान लेकर आए हैं और फिलहाल ये मास्क हजारों किसानों को वहां पर बांटे गए हैं, दिए गए हैं ताकि वो आंसू गैस से बच सके। और इन इंडस्ट्रियल गैस मास्क के अलावा ये किसान आंखों के लिए स्विमिंग गॉगल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो खास तौर पर ऐसे गॉगल्स होते हैं जो स्विमर्स इस्तेमाल करते हैं जब वो पानी के नीचे जाते हैं। और इन किसानों के पास मेटल शील्ड्स भी हैं और ये सारी तस्वीरें आज आप देखते जाइए और ये भी सोचिए कि ये सारे किसान दिल्ली आकर क्या करना चाहते हैं। अगर ये किसान दिल्ली में प्रवेश कर गए इन ट्रैक्टरों के साथ, इन पोकलिन मशीनों के साथ, इन जेसीबी क्रेन्स के साथ, तो ये क्या करेंगे इसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। और इन किसानों ने बॉर्डर पर अभी अपनी बड़ी बड़ी क्रेन्स भी लाकर पार्क कर दी हैं और इसके अलावा किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में पतंगे भी इकट्ठा करके रखी हैं ताकि ये इन पतंगों से पुलिस के ड्रोन्स को गिराकर नष्ट कर सके। यानी हर चीज का जुगाड़ उन्होंने करके रखा है। और अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इन किसानों ने मिट्टी की हजारों बोरियां भी जमा कर ली हैं, रेत की बोरियां जिन्हें हम कहते हैं। देखिए रेत की बोरियां ये जो आपकी स्क्रीन पर है हजारों की संख्या में जमा की गई हैं जिनसे ये नदी के रास्ते दिल्ली पहुंचने की रणनीति बना रहे हैं कि मान लीजिए अगर सड़कों को पुलिस ने रोक दिया, सड़कों के जरिए नहीं आने दिया, तो बगल में से जो नदी है
उस नदी के पानी पर ये इन बोरियों के जरिए चलकर आ सकते हैं। और इन हजारों किसानों के पास वो चेस्ट और नी गार्ड्स भी हैं जो मोटर बाइक्स के स्टंट के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती है। और इन किसानों ने अपने चेहरे और शरीर पर मुल्तानी मिट्टी भी लगाई है और बड़ी संख्या में मुल्तानी मिट्टी ये लेकर आए हैं ताकि इन पर आंसू गैस का कोई असर ना हो। और इसीलिए आज हरियाणा पुलिस से ये सवाल पूछ रही है कि इन किसानों के पास आखिर इतने भारी भरकम उपकरण, ये बड़ी बड़ी मशीनें, ये सेफ्टी गार्ड्स, ये क्रेन, ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स और ये गैस मास्क कहां से आ रहे हैं। और अगर इन किसानों के पास ये सब कुछ है तो इसकी क्या गारंटी है कि अगर ये दिल्ली में पहुंच गए तो इन किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। अब आप ये देखिए कि हरियाणा की पुलिस इन आंदोलनकारी किसानों का कैसे मुकाबला कर रही है। और पिछले 9 दिनों से हरियाणा पुलिस ने किसानों को उनकी जगह से 1 इंच भी आगे बढ़ने से अभी तक कैसे रोका है। देखिए, किसान तो चाहते थे कि वो पहले दिन ही दिल्ली आ जाए या दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच जाए, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने अभी तक इन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया है। पहली बात तो यह कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब के साथ सभी बॉर्डर्स पर एक कड़ा सुरक्षा घेरा बना लिया है, जिनमें बॉर्डर पर कंक्रीट के बैरिकेड्स यानी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, जिससे किसानों के ट्रैक्टर्स हरियाणा में प्रवेश नहीं कर सके। और कंक्रीट के इन बैरिकेड्स पर पुलिस ने कंटीली तारें भी लगा दी हैं ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी इन्हें लांघने की कोशिश भी ना करे। तो कुछ इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने भी किसानों की पोकलिन और जेसीबी मशीनों के जवाब में अपनी पोकलिन और जेसीबी मशीनें बॉर्डर पर लाकर खड़ी कर दी। यानी दोनों तरफ से पोकलिन मशीनें हैं, दोनों तरफ जेसीबी मशीनें खड़ी हुई हैं। और जैसा मैं आपको कह रहा था, ऐसा लगता है जैसे दोनों तरफ 2 सेनाएं खड़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हरियाणा पुलिस ड्रोन्स के जरिए आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल वो कर रही है। और पुलिस ने बॉर्डर पर बंकर के तौर पर बड़े बड़े कंटेनर्स, क्रेन्स, मलबे से भरे ट्रक, रेत की बोरियां और दर्जनों खाली बसें खड़ी कर दी हैं। और यही वजह है कि 9 दिनों से बॉर्डर पर खड़े किसान अब तक 1 इंच भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और आज भी उन्होंने दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और अब उन्होंने दिल्ली जाने के अपने फैसले को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए न्योता भेजा है। शंभू बॉर्डर के एकदम करीब हम मौजूद हैं। जिस तरह की तैयारी किसानों की है, उसी तरह की हरियाणा पुलिस की है। हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले जो है किसानों की तरफ छोड़ रही है। किसानों को रोकने के लिए आप विजुअल से देख सकते होंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से भी हैवी ड्यूटी मशीन का इंतजाम किया गया। हरियाणा पुलिस भी दूसरी तरफ से इन पोकलन मशीन्स और जेसीबी मशीन्स को इस्तेमाल करके ट्रेंचेस डग करेंगे। अब देखिए, इस आंदोलन को लेकर दोनों ही तरफ से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसे में बहुत सारी फेक न्यूज भी आती हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी होता है। इस पूरे आंदोलन को लेकर अभी यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनावों की वजह से किसान आंदोलन के दबाव में आ गई है, क्योंकि वो जानती है चुनाव सर पर हैं। और दूसरी बात यह भी है कि ये खबरें भी बताई जा रही हैं कि किसानों की इतनी जबरदस्त तैयारी देखने के बाद केंद्र सरकार दबाव में आ गई और इसीलिए उसने एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये खबरें बिल्कुल गलत हैं और भ्रामक हैं। सही खबर यह है कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन की वजह से किसी भी तरह के दबाव में नहीं आई है, ना तो उनकी तैयारियों को लेकर और ना ही चुनाव को लेकर। और उसने किसानों को बातचीत करने का न्योता इसलिए भेजा है क्योंकि वो किसानों की मांगों का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहती है। और इसलिए केंद्र सरकार ने 5 फसलों को एमएसपी पर 5 साल खरीदने के लिए एक प्रस्ताव भी किसानों को दिया था, जिस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। दूसरी बात,
छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए भी केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करके उनकी मांगों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहती है, ताकि छात्रों को और उनके माता पिता को, उनके परिवारों को इस आंदोलन की वजह से कोई परेशानी ना हो, बोर्ड की परीक्षाएं इससे आहत ना हो। तीसरी बात, यह बात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद कही है कि आंदोलनकारी किसान सड़कों और बॉर्डर को ट्रैक्टर से बंद नहीं कर सकते और सड़कों पर ट्रैक्टर्स लेकर वो दिल्ली नहीं आ सकते। यह बात हाई कोर्ट ने खुद कही है और उसी हाई कोर्ट के आदेश का सरकार और पुलिस पालन कर रहे हैं। चौथी बात, इस आंदोलन में कुछ तत्व ऐसे हैं जो किसानों को उकसाने के लिए ऐसे उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लोगों को बहुत गहरा नुकसान पहुंच सकता है और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन की वजह से किसी भी नागरिक को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, जान माल का कोई और नुकसान ना हो और वो तमाम नागरिक जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो। यानी एक लाइन में कहें तो ये दावा और ये बातें गलत हैं कि केंद्र सरकार किसानों के दबाव में आ गई है और इसलिए वो किसानों से बात कर रही है। सच ये है कि सरकार दबाव में नहीं आई है और इसीलिए हरियाणा पुलिस आंदोलनकारी किसानों को बॉर्डर पर रोकने के लिए ही सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। आपको याद होगा पिछली बार ये किसान दिल्ली तक पहुंच भी गए थे और आपको ये भी याद होगा गणतंत्र दिवस पर ये लाल किले तक पहुंच गए थे। उस दिन क्या हुआ था वो पूरे देश ने उस दिन देखा था। हालांकि आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 महीना ही बचा है तब किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की ही जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग इस आंदोलन की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से 1 महीना पहले इस आंदोलन की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, इस बात को आप समझिए, किसी भी लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन से भी ज्यादा ताकत वोट के अधिकार की होती है और अगर इन किसानों को यह लगता है कि ये सरकार यानी ये मोदी सरकार उन्हें एमएसपी पर कानून बनाकर नहीं देगी या नहीं दे सकती, तो किसानों को लोकसभा चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और उस पार्टी को चुनाव में जिता देना चाहिए जो पार्टी उन्हें एमएसपी पर कानून बनाकर दे। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार ये जेसीबी मशीन नहीं है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये पोकलिन मशीनें नहीं है। सबसे बड़ा हथियार है वोट और वो हथियार आज भी इन तमाम किसानों के पास है और अगर ये 1-1.5 महीना और इंतजार कर लेते तो वो उस हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये किसान ऐसा न करके मौजूदा सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करना चाहते हैं, जबकि ये जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होने ही वाले हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। 1 महीना अगर ये रुक जाते तो आप सोचिए ये लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले सकते थे और अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे, जो हथियार कहलाता है इनका वोट। इससे भी बड़ी बात यह कि हमारे देश में लगभग 10 करोड़ किसान परिवार हैं और अगर हम ये मान लें कि एक किसान परिवार में 4 सदस्य भी हैं तो इस हिसाब से हमारे देश में किसान और उनके परिजनों की कुल आबादी होगी कम से कम 40 करोड़, जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 91 लाख वोट मिले थे। आप यह मान सकते हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी को लगभग 23 करोड़ वोट मिले थे और इन किसानों के पास 40 करोड़ वोट हैं। इसलिए अगर इन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार इन्हें एमएसपी पर कानून बनाकर नहीं दे रही तो इन्हें चुनाव में जाना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और 40 करोड़ वोटों की जो ताकत है वो इन्हें दिखानी चाहिए। अगर सारे किसान एक साथ हैं तो, अगर सारे किसानों के परिवार एक साथ हैं तब। लेकिन क्या पंजाब के ये किसान ये दावा कर सकते हैं कि देश भर के जो 40 करोड़ किसान या उनके परिवार के लोग हैं वो इनके साथ हैं? क्या ये दावा कर सकते हैं, क्या इन्हें ये विश्वास है कि बाकी के देश में जो किसान हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो इनका साथ देंगे चुनाव में? और अगर इन्हें इतना विश्वास है तो फिर तो इनके पास इतनी बड़ी ताकत है, ये तो जब चाहे सरकार को बदल सकते हैं, क्योंकि इनके पास 40 करोड़ वोट है। बीजेपी को तो सिर्फ 23 करोड़ वोट मिले थे और वो तरीका शायद सबसे अच्छा होगा। लेकिन अभी ये किसान ऐसा ना करके सिर्फ आंदोलन की जिद पर ही अड़े हुए हैं, वो भी चुनावों से ठीक पहले। इसलिए आज हम फिर इनसे ये कहेंगे कि लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी राय रखिए। अगर आप किसी मुद्दे पर
आपकी राय अलग है, आप वो भी रख सकते हैं, आप आंदोलन जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकार को बदलना चाहते हैं तो आप चुनाव के जरिए और अपने वोट के जरिए अपनी बात मनवा सकते हैं। अब हम आपको पेपर लीक की उस गुत्थी के बारे में बताएंगे जिसने उत्तर प्रदेश के 50 लाख छात्रों और उनके परिवारों को चिंता में डाला हुआ है। और हमें भी बड़ी संख्या में ये छात्र लगातार लिख रहे हैं, इनके परिवार के लोग लगातार हमें लिख रहे हैं, क्योंकि वो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, क्या ये पेपर लीक हुआ है, क्या ये पेपर दोबारा से होगा, या फिर जो पेपर उन्होंने दिया है यही पेपर मान्य होगा। और इन 50 लाख छात्रों को अभी यह समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए 18 फरवरी को जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर क्या वाकई लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था। यह कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ इस मामले की इंटरनल कमिटी पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की ही पुलिस पेपर लीक की खबरों को अफवाह बताकर ऐसा दावा करने वालों को गिरफ्तार भी कर रही है। और इसी कड़ी में अमरोहा से एक कोचिंग संस्थान के मालिक और यूट्यूबर ललित पाठक को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें बाद में अदालत ने जमानत दे दी। और इन्हीं खबरों की वजह से अब छात्रों और उनके परिवारों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब पेपर लीक की खबर अफवाह है तो फिर इंटरनल कमिटी इस बात की जांच क्यों कर रही है और वो पेपर लीक की इस गुत्थी में उलझते जा रहे हैं। और इस पेपर लीक ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। और इसी को दूर करने के लिए आज हमारी टीम ने इस बात की पड़ताल की कि पेपर लीक की खबरें छात्रों तक आखिर पहुंची कैसे, किसने कहा सबसे पहले कि पेपर लीक हुआ है, और इस मामले में क्वेश्चन पेपर लीक होने का दावा सबसे पहले कहां से हुआ था, किसने किया था, और यह पूरा कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ। तो इस पूरे मामले की जांच करते करते हमारी टीम पहुंची कानपुर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसके संचालक ने हमें टेलीग्राम ऐप पर 18 फरवरी को आया वो मैसेज दिखाया जिसमें भर्ती परीक्षा की एक कथित आंसर शीट अपलोड की गई थी। और बड़ी बात यह है कि जब इस प्रश्न पत्र में लिखे जवाबों को असली क्वेश्चन पेपर के एक सेट से मिलाया गया तो ये सारे सवाल और जवाब परीक्षा के असली क्वेश्चन पेपर के सवालों से मैच हो गए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ ही होगा, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए इंटरनल कमिटी इसकी जांच कर रही है। लेकिन पेपर लीक का आरोप क्यों लग रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी हो सकते हैं, इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं वो आप आज हमारी इस रिपोर्ट को देखकर समझ पाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर में एक कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां पे जो कोचिंग सेंटर के टीचर हैं उन्होंने एक सांसद को ज्ञापन भी दिया है। उनके मुताबिक उनके पास पूरे साक्ष्य हैं जो ये बता सकते हैं कि कैसे जो पेपर है वो वायरल हुआ। टेलीग्राम के माध्यम से मेरे पास जो सूचना आई है वो 10:26 पे आई है। व्हाट्सएप पे मेरे पास पेपर 10:29 पे आया। लेकिन जब शाम की शिफ्ट का पेपर 18 तारीख संडे का दिन शाम को शिफ्ट 3 से 5 का जब पेपर आया, 5 बजे जैसे ही बच्चों का पेपर छूटा तो मैं सेंटर के बाहर पहुंचा और मैंने पेपर को मैच किया तो देखा पूरे 150 सवाल में से सारे क्वेश्चंस के आंसर जो पीडीएफ के रूप में मेरे पास आया था, सारे क्वेश्चन एकदम लाइन से मेरे पास आ गए। सबसे पहले जिस चैनल के माध्यम से मुझे पीडीएफ प्राप्त हुई वो चैनल आपका ये है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पेपर है ये व्हाट्सएप के मेरे माध्यम से मेरे पास जब आया तब जो समय था संडे का ही दिन था। इसमें आप देख सकते हैं कि समय भी है, ये संडे का दिन है जिस दिन पेपर था। सुबह का 10:29 है जब पेपर मेरे पास आया। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कुछ आंसर ऐसे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये स्लाइड। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये बच्चों के क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है, ये असली क्वेश्चन पेपर है और ये वो पेपर है जो पहले लीक हो गया था। अब इसका मिलान करेंगे कि कितने क्वेश्चंस मैच करते हैं और कितने नहीं करते हैं। एक बार आप मुझे बताइए कि ये सेट कोई दूसरा था, ये सेट की आंसर शीट थी, दूसरे की थी, सेट दूसरा था। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का कथन पढ़ने के बाद इसका अध्ययन करिए। 4 कथन आपको दिए गए हैं और इस पे 41 नंबर पे देखिए 41 नंबर पे इसका आंसर दिया गया है। चला जाता हूं और उसके बाद देखता हूं कि यहाँ पे मिलान होता है कि नहीं होता है। 41 है जिसका है केवल दिए गए प्रश्नों के कथन है और केवल 3 मजबूत हैं। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा है केवल 3 मजबूत हैं, सेकंड बी इसका ऑप्शन सही है। दूसरा एक बार आप मुझे बताएंगे कि दूसरा। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, ये एक पूरी स्टोरी दी गई है, उसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, ये 43 नंबर है।
इसका ऑप्शन सी सही है। मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो कि सुबह मेरे पास आ गई थी 43 है। ये नंबर मैंने लिखे हुए हैं कि इस तरह मैच किया गया है। एक और मैच करेंगे, 44 का भी मैच कर लेते हैं। अग्रिम प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन है रमन ने ग्राम प्रसाद, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। कोई दूसरा सेट पे आ जाते हैं, रैंडम सेट पे आ जाते हैं किसी पे चेक करने के लिए कि हाँ ये सभी क्वेश्चन ठीक है, इस पे आ जाते हैं। हाँ, रीजनिंग पे स्टार्ट करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज का जो आंसर है 63। चलिए 63 यहाँ पे एक बार मैच करके देखते हैं कि ये आता है या नहीं। 63 का है, इसमें है दिए गए विकल्प में सही है 99। तो इस सीरीज का जो अगला सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 99 सही है। मैंने सारे क्वेश्चन चेक किए हैं। 100 कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन? 150 में से 147 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसने किए नहीं है, 140 क्वेश्चन पूरे मैच कर रहे हैं। इस शिफ्ट में 10 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। शिफ्ट 18 तारीख की शाम के शिफ्ट का, और वैकेंसी केवल 60,000 है। अगर ये पेपर मानो 1 लाख बच्चों ने भी देख लिया होगा तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। एक तो आप ये देख लीजिए, 60,000 पदों के लिए 50 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है, और यह परीक्षा इन छात्रों के लिए बहुत मुश्किल थी, आसान बिल्कुल नहीं थी। इन छात्रों को पता था कि कांस्टेबल की एक नौकरी के लिए, एक पद के लिए, एक छात्र के परीक्षा में पास होने की संभावना सिर्फ 1% है। लेकिन फिर भी इन लाखों छात्रों ने कई वर्षों तक लगातार मेहनत की, परिश्रम किया, पढ़ाई की, और जब 18 फरवरी को परीक्षा हुई तो ये छात्र सारी तकलीफें उठाते हुए इस तरह भीड़ में संघर्ष करके, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये परीक्षा सेंटर तक पहुंचे, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे। लेकिन सोचिए, जब इन्हें पेपर लीक के आरोपों के बारे में पता चला होगा तो इन पर क्या बीती होगी, और कैसे इन्हें लगा होगा कि इनकी वर्षों की जो मेहनत है वो शायद बेकार चली गई। भीड़ देखिए आप, कानपुर सेंट्रल का स्टेशन है ये, और देखिए सारे जो छात्र हैं ये परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उम्मीदों के साथ। इनमें से हर छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहता है, यही सपना है बस। और जब इन्हें पता चलेगा कि धांधली हो गई, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई, तो सोचिए इन पर और इनके परिवारों पर क्या बीतेगी। खास तौर पर जो गरीब छात्र हैं, जिनके लिए पढ़ाई करना और भी मुश्किल है, उन पर क्या बीतेगी। उन गरीब छात्रों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने अपना सब कुछ इस परीक्षा में खपा दिया। इसलिए आज हमने इस खबर का एक फॉलोअप आपके लिए किया है, और हम ये मांग करते हैं कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरह के गांवों में, इस तरह की जगहों पर रहने वाले जो छात्र हैं, वो परीक्षा देने के लिए गए। और जब ये इन छात्रों से जब हमने बात की तो आप जानते हैं, इनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इनके गांव में ना तो इंटरनेट है, ना कोई सुविधा है, और ये शहर जाते हैं। शहर में कुछ सार्वजनिक जगहें ऐसी होती हैं जहां फ्री वाईफाई होता है, फ्री इंटरनेट होता है, जैसे बहुत सारे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया, या जहां भी इन्हें मुफ्त का इंटरनेट मिल जाए। ये वहां जाते हैं शहर सिर्फ इसलिए, फिर वो फ्री वाईफाई लेकर थोड़ी देर के लिए ये अपने फोन पर वो तमाम जो सामग्री है तैयारी की, उसे डाउनलोड करते हैं, और फिर उसे डाउनलोड करने के बाद वापस अपने गांव लौट आते हैं, और फिर अपने गांव में आकर तैयारी करते हैं। ऐसा संघर्ष करके बहुत सारे छात्र बड़ी संख्या में इम्तिहान दे रहे हैं। इसलिए आज हम इन तमाम छात्रों के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी नतीजा है आप जल्दी बताइए, इन छात्रों को स्पष्ट कीजिए कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वही पेपर मान्य रहेगा या फिर नई परीक्षा होगी। और जब तक इसका नतीजा नहीं निकलता तब तक हम लगातार आपके सामने इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। अब हम आपको यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए क्या नई तैयारी की है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर आखिरकार सहमति बन गई है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें देने के लिए तैयार हो गई है, जिसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बाकी की सीटों पर अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को 17 सीटें मिलेंगी और जिन 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उनमें अमेठी और रायबरेली के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा की सीट शामिल है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेठी और रायबरेली से इस बार भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और वो विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार होगा। लेकिन यह उम्मीदवार कौन होगा अभी यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई हैं और राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा जिस वाराणसी की सीट से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार ही विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार होगा और चुनाव लड़ेगा। एक और बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, उनमें से सिर्फ 7 सीटों पर ही पिछली बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और इसलिए समाजवादी पार्टी को 17 सीटें देने में कांग्रेस को कोई खास परेशानी हुई नहीं। लेकिन यहां सवाल यह है कि कांग्रेस का इन सीटों पर प्रदर्शन पिछली बार बहुत ही खराब रहा था, तो इस बार वो क्या कर लेगी। अब देखिए इन 17 सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार क्या किया। पिछली बार पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इनमें से सिर्फ एक सीट रायबरेली की सीट में जीत पाई थी और इनमें से 10 सीटों पर उसे 10% से भी कम वोट मिले थे और अमरोहा की सीट पर तो कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 1.1% था। फिर भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करके जो मुस्लिम तुष्टीकरण किया, उससे कांग्रेस को शायद मुसलमानों के जबरदस्त वोट मिलने का अनुमान है और इसीलिए अखिलेश यादव ने यह सोचा होगा कि अगर उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी तो बाकी की 63 सीटों पर उसे कांग्रेस की वजह से मुसलमानों के बम पर वोट मिल जाएंगे। तो यहां देखिए बड़ी बात क्या है। उत्तर प्रदेश को अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण पूरी तरह से हो चुका है। और वो कैसे हुआ है? उत्तर प्रदेश में ही राम जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश में ही श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि है और दोनों ही जगह पर बीजेपी दावा कर रही है, दावा ठोक रही है। इसके अलावा तो इसमें हुआ यह है कि एक तरफ बीजेपी ने इसे पोलराइज कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने जब राम मंदिर का बहिष्कार किया प्राण प्रतिष्ठान का, तो उसकी वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि देश भर के जो मुस्लिम वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ चले गए और मुसलमानों को यह लगने लगा कि कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी भी परेशान हो गई थी। और यही काम अब इस बात को वो समझ गए हैं अखिलेश यादव और वो ये जानते हैं कि ये 17 सीट देने के बाद अब कांग्रेस के पक्ष में जितना भी मुस्लिम वोट गया है वो सारा वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा या सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो। देखिए सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत तेजी से बढ़ा है। कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए वो मिल के लड़ा चाहे खींचतान करके अलग लड़ा, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने खाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के दोनों लड़के एक बार फिर से मिल गए हैं और ये दोनों लड़के हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी।
उत्तर प्रदेश वोटों के ध्रुवीकरण के लिहाज से बहुत ही अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। और गांधी परिवार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गया नहीं था और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के गांधी परिवार ने कभी दर्शन नहीं किए। और यही बात अखिलेश यादव ने देखी और इसी का वो लाभ उठाना चाहते हैं और उन्होंने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें दे दी। वो इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि हाल ही में जो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ गया है उसका उन्हें पूरा लाभ मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने वर्ष 2017 में भी गठबंधन करके हाथ मिलाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब भी यही कहा गया था कि ये यूपी के 2 लड़के मिल गए हैं और तब अखिलेश यादव ने यूपी की 403 में से 105 सीटें कांग्रेस को दे दी थी और उस समय कांग्रेस इनमें से सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। सोचिए, 105 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। तब समाजवादी पार्टी ने 47 जीती थी, कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीटें जीती थी और 29 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को सिर्फ 6.2% वोट मिला था और समाजवादी पार्टी को 21.8% वोट मिला था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर आपको एक ऐसा विश्लेषण दिखाएंगे जिसमें भारत की अनेकों मातृभाषाओं का दुख और उनकी पीड़ा छिपी हुई है। और आगे बढ़ने से पहले आप भी याद कर लीजिए कि आपकी मातृभाषा कौन सी है और आपने आखिरी बार अपनी मातृभाषा में कब बात की थी। जिस भारत में हर 15 से 20 किलोमीटर के बाद भाषाएं और बोलियां बदल जाती हैं, आज उसी भारत में अंग्रेजी भाषा का भविष्य तो बहुत उज्जवल दिखता है, लेकिन इसी देश की अनेकों मातृभाषाएं अब मातृभाषा बनकर रह गई हैं और इन भाषाओं की पीड़ा बताने के लिए आज से अच्छा कोई और दिन हो नहीं सकता। इसलिए आज आपके सामने ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1961 के बाद से अब तक भारत में बोली जाने वाली कुल 220 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं और अगले 50 वर्षों में 150 और भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने अब अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना ही छोड़ दिया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में कई ऐसी भाषाएं अब दम तोड़ रही हैं जो सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं, जबकि मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में वहां की क्षेत्रीय और मातृभाषाएं खतरे में आ गई हैं। इस समय भारत में ऐसी 25 से ज्यादा भाषाएं हैं जिन्हें बोलने वाले सिर्फ 50 से 100 लोग बचे हैं और यही वजह है कि भारत की बहुत सारी मातृभाषाएं अब मातृभाषा बनकर रह गई हैं। मातृभाषा का अर्थ उस भाषा से होता है जो किसी व्यक्ति को उसके परिवार से विरासत में मिलती है, जो भाषा बोलते हुए बच्चे बड़े होते हैं, जिन भाषाओं को बोलते हुए वो बोलना सीखते हैं। लेकिन अब मातृभाषा से लोग दूरी बनाते जा रहे हैं और यही दूरी इन भाषाओं की जान ले रही है। भारत में 19,000 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां मौजूद हैं, जिनमें 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है और ये वो 22 भाषाएं हैं जिन्हें देश के 96% से ज्यादा लोग बोलते हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा 44% लोगों की मातृभाषा हिंदी है, 8% लोग बांग्ला बोलते हैं, 6.8% लोगों की मातृभाषा मराठी है, 6.7% लोगों की तेलुगु, 5.7% लोगों की तमिल, 4.5% लोगों की गुजराती, 4.5% लोग उर्दू, 3.6% लोग कन्नड़, 3.1% लोग उड़िया, 2.8% लोग मलयालम और 2.7% लोग पंजाबी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा के सामने इन तमाम भाषाओं को हीन भावना से देखा जाता है। सारा जो ग्लैमर है वो तो अंग्रेजी में है, सारा फैशन अंग्रेजी में है और एक सर्वे में ज्यादातर लोगों ने यह माना था कि वो अपनी मातृभाषा में बात करते हुए कई बार असहज हो जाते हैं। सोचिए, जिस भाषा से हम बचपन में बोलना सीखते हैं, बड़े होकर उसी भाषा को बोलने में हमें शर्म आने लगती है और इनमें भी हिंदी भाषा को सबसे ज्यादा हीन भावना से देखा जाता है हमारे देश में। हमारे देश में हिंदी भाषा को इस कदर पिछड़ेपन से जोड़ने का प्रयास किया गया कि हिंदी को ही अपने मूल स्वभाव को बदलना पड़ा और आज स्थिति यह है कि हमारे देश में हिंदी भाषा बोली तो जाती है, लेकिन इस हिंदी में अंग्रेजी भाषा का मिश्रण ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर, टीचर, स्कूल, क्लास,
प्रिंसिपल, होटल, कॉलेज, रेडियो, मशीन, स्टेशन, टेलीविजन, किचन, ऑफिस और मूवी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं, जिनका इस्तेमाल हिंदी भाषा में बोलने वाले लोग बेझिझक करते हैं, अक्सर करते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब हिंदी भाषा के प्रति लोगों की धारणा नहीं बदली तो हिंदी भाषा ने खुद को ही बदल लिया। और आज भी हम ये कहना चाहते हैं, हिंदी भाषा का जो दिल है वो बहुत बड़ा है और हिंदी भाषा ने अपने आप को इतना बड़ा किया कि उन्होंने दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी अपना लिया। हिंदी भाषा एक ऐसी गंगा नदी के समान है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये स्पष्टीकरण पहले से सुन लीजिए। बोलनी चाहिए, बिल्कुल बोलनी चाहिए। आपको अंग्रेजी भाषा बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अगर इससे आपको रोजगार मिलता है तो वो रोजगार आपको जरूर लेना चाहिए। आपका और कोई प्रभाव बढ़ता है उससे तो आपको जरूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भाषा के लिए अपनी मातृभाषा से रिश्ता तोड़ लेते हैं तो ये उचित नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेजी मत बोलिए, हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी के सामने अपनी मातृभाषा को भी हीन मत समझिए। और इस बात को आज आप मध्य प्रदेश के इन लोगों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के झिरी गांव की हैं, जो राजगढ़ जिले में पड़ता है। और इस गांव की खास बात यह है कि यहां बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़े सभी संस्कृत भाषा में एक दूसरे से संवाद करते हैं। और इस गांव ने संस्कृत भाषा को आज भी जीवित रखा है। और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर हम आपको इस गांव में लेकर जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये छोटा सा गांव भारत की संस्कृत और भारत की संस्कृति दोनों का संरक्षण कर रहा है। आप भी देखिए, और अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। इदानीम अहम झिरी ग्रामे अस्मि, यानी मैं इस समय झिरी गांव में हूं। वो झिरी गांव जो देश भर में जाना जाता है अपनी संस्कृत बोली के लिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ये एक छोटा सा गांव है झिरी, लेकिन इस पूरे गांव में आप जहां भी जाएंगे आपको संस्कृत के अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला है। यहाँ के बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक हर कोई संस्कृत में बात करते हैं। हम जिस घर में इस वक्त जाने वाले हैं उसके बाहर देखिए आप, ये संस्कृत गृहम लिखा हुआ है। संस्कृत गृहम इसलिए ताकि ये बताने की कोशिश होती कि इस घर में रहने वाला हर शख्स सिर्फ संस्कृत में बात करता है। देवराज अस्ति, विष्णु अस्ति और द्विबालिकायाः अस्ति और गायत्री कति कक्षायां पठति? संस्कृत का बचपन से ही आपको आती थी या फिर बाद में जब आपने सबको देखा बोलते हुए तब सीखी? बाद में देखा नहीं, विमला दीदी ने सिखाया हमको, तो बाद में सीखे हम। उस कक्षा पढ़ाती तो मैं पढ़वा जाती, तो ये सब सीख लिया मैं। अब आप लोग सब संस्कृत में बात करते हैं? मम चंद्रकला, मम भगिनी कृष्णा, मम भगिनी जमुना, मम भर्त्रा भैयाई। गांव में सब संस्कृत बोलते हैं, इसीलिए संस्कृत के बारे में सोचा, जाना पढ़ा उससे, इसलिए बनना चाहा टीचर। जब कॉलेज जाती हैं तो आप आपके दोस्तों को, सहेलियों को या किसी और को बताती हैं इस गांव के बारे में या इस गांव की जो एक परंपरा है संस्कृत बोलने की इसके बारे में, तो क्या उनका रिस्पॉन्स होता है? जी सर, वो भी आती है, चाहती है कि हम भी देखें गांव में जाकर कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते रहते हैं। वो भी बोलती है कि चलो गांव आएंगे कभी। किम करोति? कुशल्या कुत्र अस्ति? कार्यं करोति। जलं पूरयामि। अहं कूपं गच्छामि। मम नाम कमलाबाई। उम्र? उम्र 70। मम नाम सरदार बाई। चायं पिबामि, अहं जलं पिबामि, अहं रोटिकां खादामि। नमो नमः। कथमस्ति? अरे सुपिष्टिकं ददातु। कति रूप्यकाणि अस्ति? 5 रूप्यकाणि। एकं स्नानफेनकं ददातु। स्नानफेनकम् अस्ति? द्वयं। कति रूप्यकाणि अस्ति? 10। एषः कः? एषः बालकः। कः बालकः? एषः बालकः। भवतः नाम किं? भवत्याः। मम नाम नीतू चौहान। भवतः नाम किं? मम नाम रामपाल चौहान। कः बालकः? एषः बालकः। एषः बालकः। कालिदासः जने जने कंठे कंठे सा
मम नाम मेहरबान सिंह, बहुता नाम किम? उत्तम, बहुता नाम किम? हमारे विद्यालय में सभी विषय चलते हैं, लेकिन संस्कृत विशेषकर हैं, जो संस्कृत के माध्यम से हम उस विषय को पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चे की बोलचाल की भाषा में मम नाम, बहुता नाम, आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, जैसे हमारे रात दिन जो दिनचर्या में जो शब्द आते हैं उनको सिखाते हैं। घर पे खाना खाते, जैसे घर पे बच्चे घर पे जाते हैं तो इस थाली का मानिए तू, थाली लाइए, भोजनम परोसिए तू, चस्का आने तू, जलम आने तू। ऐसे बच्चे घर पे जाके जैसे उनके पिताजी को, माता पिता को बोलते तो पिताजी माता पिता को बड़ा आनंद आता है। इत्यादिकं सर्वं निवासं कुर्वन्ति, हरिजनपि अस्ति कुर्वन्ति तर्हि एक बिन्दु कृते किं चलति? 10 कार्यं चलति, नाली कार्यं, रोड लेवलिंग। अस्माकं ग्रामे प्रतिदिनं रात्रौ 8 9 पर्यन्तं। क्या हमारी संस्कृति जो है किसमें निहित है? संस्कृत में। यदि भारतवर्ष से संस्कृत को निकाल दिया जाए तो भारत का अपना कोई संस्कृति नहीं बचेगी। एक तो संस्कृत संभाषण जब से हमारे गांव में करने लगे, सबसे बड़ी बात तो अच्छी है कि बच्चों में एक अच्छे संस्कार, एक दूसरे की मर्यादाओं को पालन करना और बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, ये अच्छे संस्कार तो आए ही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में सिर्फ 2,60,000 लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज देश में कई ऐसे काम हैं जो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई आज भी अंग्रेजी भाषा में होती है, जिसमें वकील भी अंग्रेजी भाषा में अपना पक्ष रखते हैं और जज भी अंग्रेजी में ही सवाल जवाब करते हैं और फैसला सुनाते हैं। और जो याचिकाकर्ता होते हैं वो अंग्रेजी भाषा बहुत बार ना तो जानते हैं ना ही समझ पाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते इस बारे में। हालांकि इस हफ्ते एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट में, जब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि वो हिंदी में अपनी बात समझा सकते हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर तक हिंदी में ही सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस ने भी हिंदी में ही बातचीत की। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है। अमीन सयानी की वो आवाज थी जिसका एक समय भारत में करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। अमीन सयानी स्वतंत्र भारत के पहले रेडियो प्रेजेंटर थे जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से, अपने अंदाज से लोगों के दिलों पर राज किया। अमीन सयानी का 91 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया। और अमीन सयानी क्या थे, इसे आज के जमाने में समझाना शायद आसान नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे पास मनोरंजन के इतने सारे साधन हैं कि ये यकीन करना मुश्किल होता है कि एक ऐसा भी समय था जब लोगों के लिए फिल्मों के गाने सुनना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। भारत जब आजाद हुआ तो उस दौर में रेडियो सबसे लोकप्रिय माध्यम था, लेकिन वर्ष 1952 में सरकार ने आकाशवाणी पर फिल्मी गानों को बैन कर दिया था। और इसी दौर में लोगों के बीच श्रीलंका का एक रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन लोकप्रिय होने लगा, जिसे ब्रिटेन ने शुरू किया था और अब इस पर हिंदी में भी कार्यक्रम आने लगे थे। और 1952 में अमीन सयानी इसी रेडियो सिलोन में काम करने गए और वहां उन्होंने बिना का गीतमाला के नाम से एक फिल्मी गानों का कार्यक्रम शुरू किया, जो इतना मशहूर हुआ कि भारत में लोग हर बुधवार को इसका बेसब्री से इंतजार करने लगे। आज हम आप सबकी तरफ से अमीन सयानी को श्रद्धांजलि देते हैं और खास तौर पर उस पीढ़ी की तरफ से जिस पीढ़ी को उन्होंने वर्षों तक 1952 से लेकर 1994 तक लगातार उस पीढ़ी का उन्होंने मनोरंजन किया अपनी आवाज से और अपने अंदाज से। आज के जमाने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं, इसलिए ऐसे शुभचिंतकों से बचकर रहिए।